हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो अभी कुछ दिन पहले वाले वाक़ये के हवाले से जो कश्मीर के शहर रावलाकोट में हुआ और अबू कासिम कश्मीरी एक टारगेट हमले में मारे गए मस्जिद के अंदर, रावलाकोट की अल-कुदस मस्जिद के अंदर ये वाक़या पेश आया। इससे पहले भी माज़ी में अगर पिछले 1 डेढ़ साल की बात की जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, कराची में इस तरह के वाक़यात देखने को मिले। क्यों, कैसे ये सारा कुछ हो रहा है और ये वो लोग थे जो कश्मीर में जिहाद के नाम पे जब उस वक़्त वो हो रहा था, तो ये लोग उसके सरकर्दा लोगों में से शुमार हुआ करते थे, कमांडर्स थे। एक तो ये, इसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ शहरों में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के शहरों में भी, लेकिन कश्मीर में भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस हवाले से चतराल की ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान के हालात की बात करेंगे और यकीनन कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ तो जी20 का जो सक्सेसफुल इनेकाद है, उस हवाले से भी बात होगी। बात करने के लिए मैं जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक Thank यू you. वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for having me. डॉक्टर साहब, एक तो क्योंकि आपका ताल्लुक कश्मीर से है और इन चीज़ों को बड़ा क्लोज़ली आप मॉनिटर करते हैं, यकीनन कि इस तरफ के कश्मीर के हालात हो या इंडियन साइड के कश्मीर के हालात हो। ये वाला सिलसिला हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। कोई कहता है कि ये रॉ कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म क्लू किसी को नहीं मिला और बड़ी खामोशी इख्तियार की जाती है इस तरह के वाक़यात के ऊपर, कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखें, ये तो असैसिनेशंस हैं, टारगेट किलिंग्स कह लें उसको। ज़ाहिर है कि जी, कोई हायर्ड असैसिन है जो ये कर रहा है। वो किसने जी। हायर किया है, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऐसी चीज़ों का पता नहीं लग सकता। आम हुँ, तौर पे ये जो अबू कासिम नामी बंदा है, इसका असल नाम तो रियाज़ था। ये रियाज़ अहमद। बेसिक जी, रियाज़ अहमद। ये शख्स जो है, ये अगर पाकिस्तान मतलब लश्कर-ए-तैयबा से इसका ताल्लुक बता रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है, तो फिर पाकिस्तान आर्मी भी असैसिनेट करवा सकती। राइट। और अगर ये इंटरनल फाइटिंग चल रही है इसके बारे में लीडरशिप के हवाले से, तो हुँ, ये लश्कर-ए-तैयबा के अंदर से भी किसी ने हो सकता है असैसिनेशन इसकी की हो। ये रावलाकोट ये आया था और मस्जिद में ग़ालिबन इसने पनाह ली हुई थी। तो वहाँ पे ये मारा राइट। गया। तो अफ़सोस इस चीज़ का है कि नौजवान है, बजाय किसी अच्छे काम में ये अपनी ज़िंदगी को लगाता, बेशक, इसने बेशक। दहशतगर्दी का रास्ता अपनाया। इसी साल जनवरी में राजौरी में तकरीबन 7 से 10 लोगों का इसने कत्ल किया था वहाँ, और फिर ये जम्मू का है असल में। तो ये फिर ओके। जम्मू से बॉर्डर क्रॉस करके तो इधर आ गया था। तो यही जिस तरह मैं कह रहा हूँ, हो सकता है पाकिस्तान आर्मी के लिए अब ये लायबिलिटी बन गया हो। तो इसलिए भी उसको हो सकता है, हुँ, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान आर्मी ने खुद ही इसको मरवाया हो अपने असैसिन्स के ज़रिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि रॉ की इतनी बड़ी है पहुँच पाकिस्तान में कि वो राइट। रावलाकोट की एक मस्जिद में फजर के टाइम पे जाके किसी को गोली मार के फिर वहाँ से मतलब है भाग भी जाए। तो हुँ। ये तो इनका अपना किया धरा है। जी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये हो रहा है कि एक तो ये वाला बड़ा वाक़या है, वैसे क पाकिस्तान के बाकी शहरों में जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, उसके ऊपर भी हमने अभी तक कोई कुछ नहीं सुना, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इवन इंडिया की तरफ से छोटे-मोटे बयान तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं सुना। दूसरा सर, प्रोटेस्ट चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, स्ट्राइक्स हैं, हड़तालें हो रही हैं, कश्मीर से जिसका आगाज़ हुआ था और अभी भी है। सर, क्या समझ रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या कश्मीर के जो लीडर्स हैं या हुकूमत है, मतलब लोगों के राइट्स, क्योंकि लोग कहते हैं भई हमारे पास बिजली अगर बन रही है और आप हमें 57 या 60 रुपए यूनिट दोगे, तो ये तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये तो अभी जाएगा ₹90 पे, अभी ये जी, कम तो होना जी। नहीं इसने। जी, बिल्कुल। अभी जो है वो बिजली का जो सर्कुलर डेट है ना जी, वो तकरीबन 2100 अरब रुपए का है। जी, इसी तरह गैस का जो सर्कुलर डेट है वो है 2700 अरब रुपए का। ये टोटल बन जाता है आपका 4800 अरब बिल्कुल, रुपया। तो बिल्कुल। ये 4800 अरब रुपया ये किधर से रिकवर करेंगे, जबकि अब इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में देहातों में लोगों ने जो है वो 20-20 हजार रुपया इकट्ठा करके आपस में पूल करके
तो सोलर पैनलिंग करवा रहे हैं देहातों की खुद ही, और ओके। वो कह रहे हैं कि सोलर पैनलिंग करें, उसके बाद मेरा ख्याल है 1 साल या 1.5 साल उनको 10,000 रुपया महीना देना पड़ेगा सारी फैमिलीज को, और उसके बाद ओके। फॉर लाइफ जो है वो फ्री बिजली होगी। ओके। तो ये लाहौर में भी आप देखें कि कई घरों के ऊपर लोगों ने अब सोलर पैनल लगाने शुरू कर दिए। सर इस्लामाबाद में हर दूसरा घर आपको नजर आएगा जहाँ पे ठीक बड़े है ना, बड़े पैनल्स लगे हुए हैं जी। तो वो जो जिन्होंने पैनल लगाए वो तो बिजली का उनको बिल आएगा भी नहीं, क्योंकि वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं करे गवर्नमेंट की। जी। तो इसका उल्टा असर पड़ रहा है, प्राइस बढ़ाने से बजाय इसके कि रेवेन्यू में इजाफा होता है, रेवेन्यू कम हो रहा है, लोग भाग रहे हैं और अल्टरनेट जो है वो तरीके ढूंढ रहे हैं बिजली के जनरेशन करने के। और सबसे ज्यादा जो बिजली से कमाई होती है वो डोमेस्टिक यूज से नहीं होती, वो इंडस्ट्रियल यूज से होती है, कमर्शियल। उससे कमाते हैं आप। तो मैं आपको बताऊं कि 1989 में जब बेनजीर भुट्टो आई थी, तो उस वक्त जो बिजली थी वो 19% बिजली जो है वो उसके बिल सिर्फ नेशनलाइज्ड इकोनॉमी की देती थी, समझ आई ना, जो ओके। गवर्नमेंट की नेशनलाइज्ड इकोनॉमी थी। उसके जी। बाद प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो देती थी, फिर डोमेस्टिक तो बहुत दूर में कहीं जाके उसकी बारी आती है और उसका हुजम बनता है। अ, मतलब है 2-2, 4-4 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए के बिलों से काम नहीं बनता। यहाँ तो 2-2, 3-3 लाख के जो बिल आते हैं महीने के, 5 लाख महीना इंडस्ट्री का, एक इंडस्ट्री का बिल, बिल्कुल या आते किसी का करोड़ आठ भी लाख आता है। उससे वो जमा होता है रेवेन्यू। तो लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही, वो बिजली दे नहीं सकते, बिल, इसका कोई हल नहीं है। मतलब है मेरे पास इसका जो हल है वो तो होना नहीं है, और इस स्ट्रक्चर में रहते हुए इसका कोई हल मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई हल नहीं है। राइट। अच्छा जी जी। डॉक्टर साहब, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट और जो इस वक्त फौज को लीड करने वाले जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमने इकोनॉमी को ठीक करना है, तो डू यू एग्री कि एक तो एक तरफ सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी वो वनरेबल है, डिफेंस तो चित्राल हो। ठीक होता नहीं है उनसे, इकोनॉमी उन्होंने क्या, जो उनका काम सर ये है वो तो उनसे हो नहीं एग्जैक्टली। रहा। तो वो जो उनका काम नहीं है उसमें भी अब टांग अड़ा रहे हैं, तो उसका जैसे बेड़ा गर्क हुआ इसका भी कर देंगे। लेकिन सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तो सिक्योरिटी की सिचुएशन, यानी आज पेशावर में एक हमला हुआ, चित्राल में इस एज इट इज है सिचुएशन, नॉर्थ एंड साउथ में अटैक्स हो रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे रोज एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फौज चलाने की, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई वो इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? नहीं, वो ठीक नहीं कर सकते, उन्होंने तो खराब की है। पाकिस्तान आर्मी ने तो इकॉनमी खराब की है अपनी पैरेलल इकॉनमी खड़ी करके, पाकिस्तान आर्मी को एक बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करके, पाकिस्तान आर्मी को एक कॉरपोरेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ, और गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर है सिविलियन, उसके खिलाफ आर्मी की इकोनॉमी को खड़ा करके, ये तीसरा पिलर इन्होंने खड़ा करके तो बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। दूसरी बात ये है कि ये कैसे कंट्रोल करेंगे। आज की खबर है, आपने भी पढ़ी होगी, कि जो ईरान से जो तेल स्मगल हो रहा है, दो जी लाख बिल्कुल। और पता नहीं कितने अरब बैरल के जो भी है, तकरीबन 3 अरब का लीटर से ऊपर का बता रहे हैं लीटर ये, से ऊपर पर का बता एनम। रहे हैं ना। उसमें जी इन्वॉल्व बिल्कुल। कौन है, उसमें कह यस। रहे हैं कि 90 गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और 29 पॉलिटिशियन है। और भाई 90 गवर्नमेंट सर्वेंट तो पूरे बलूचिस्तान में नहीं है, तो ये कौन है 90 ये लोग। जाहिर जी। है वहां का कोर कमांडर है, वहां का जो रीजनल जो कमांडर है, जो बॉर्डर को देखते हैं, फौज इन्वॉल्व है स्मगलिंग में। आप मुझे बताएं, अगर स्मगलिंग इतने बड़े पैमाने पे हो रही है ईरान से बलूचिस्तान में पेट्रोल और डीजल की, तो फौज तो जगह जगह खड़ी है वहां। तो ये कहां से स्मगल हो रहा है, कोई जेर जमीन इन्होंने सुरंग खोदी हुई है जहां से ये लेके आ रहे हैं। सही इसका कह रहे हैं। मतलब ये है कि ये फौज खुद करवा रही है। और जिनको ये सियासतदान कह रहे हैं वो कौन है, वो 29 सियासतदान, 29 तो मेंबर नहीं है बलूचिस्तान असेंबली के, तो ये 29 सियासतदान कौन है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे हुए सियासतदान भी इसमें शामिल हैं, इसके अंदर बेशक। जागीरदार खानदान भी शामिल हैं, इसके अंदर फिर हो सकता है बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े सरदार हैं वो भी शामिल हों इसमें, हम्म। इस सारे काम जी। में। तो ये कहां से इकोनॉमी को ठीक करेंगे।
इकोनॉमी को ठीक नहीं किया जा सकता भाई मेरे, इकोनॉमी और खराब होगी। ये आपको लोगों को जलील कर रहे हैं, और आप लोगों को पाकिस्तानी है तो जनाब हम ये हो जाएगा, और फौज आ गई है, और फौज पे और निगरान गवर्नमेंट एक पेज पे है, ये सब बकवास है, ये सब नॉनसेंस है। पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान को जो लोग बचाने का दावा कर रहे हैं, इन्हीं ने तो पाकिस्तान बर्बाद किया है, तो बचाएंगे कैसे, बचाएंगे कैसे? इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बदकिस्मती से एक ऐसे रास्ते पर पाकिस्तान को डाल दिया गया है जहां ना इसके पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बाकी रहा है, यूथ की लेवल पे तो है ही नहीं। वो तो आपने ज़ियाउल हक ने खत्म कर दिया था, स्टूडेंट यूनियंस जहां से नई जनरेशन आती थी, वो खत्म हो गया। ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो फौत हो गए हैं, ये बाबर अवान, ये सारे लोग, ये शेख रशीद, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। इस खेप के बाद पीछे आपके पास कोई है पॉलिटिशियन? कोई भी नहीं है। तो खत्म हो गया वो। और मैं और बाबर अमान हम इकट्ठे थे कॉलेज में, और ये जमीयत की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा था, और शाह गुलाम कादर जो स्पीकर बना था आजाद कश्मीर असेंबली का, हम उसके चीफ सपोर्टर थे। हम उसको लिबरल पैनल से सपोर्ट कर रहे थे, 1977 की बात है। और ये इलेक्शन जीत गया था, और साथ सदीकुल फारूक जो है वो एमए कर रहा था, बिल्कुल पीएमएलएन के। हाँ, तो वो भी जमीयत का था, और ये भी जमीयत का था। तो ये जमीयत का पैनल अलहदा था, हमारा अलहदा पैनल था। हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, इलेक्शन लड़ रहे थे। ये लोग जीत गए, ये जीत गए इलेक्शन। ये सेक्रेटरी जनरल बन गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूनियन का, और सदीकुल फारूक प्रेसिडेंट बन गए। तो ये वहां से फिर आगे पॉलिटिकल इनकी लाइफ शुरू होती है ना। तो आपने वो इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर दिया जो ट्रेनिंग देता था, वोट कैसे करना है, कैनवैसिंग कैसे करनी है, कैंपेन कैसे बनाना है, हैंडबिल कैसे लिखने हैं, लोगों को कन्विंस कैसे करना है। वो जो एक कॉलेज में हम ट्रेनिंग देते थे, वो खत्म कर दिया आपने, इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। तो आज उसका नतीजा ये है कि आज आपके पास तीसरी जो है वो पटड़ी की आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप यूथ में नहीं है, फारग हैं आप। तो कौन लेके जाएगा पाकिस्तान को इस मुश्किल से? कोई भी नहीं। मैं एक और आपको आज बात बताता हूं, हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे जी, लेकिन मैं आज ये सोच रहा था कि बलूचिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, और ये टीटीपी और ये जो लोग लड़ रहे हैं, और ये नतीजा खेज नहीं हो रही, मतलब है लिंगर ऑन कर रही है ना। इधर पाकिस्तानी फौज ने इतने मार दिए, इन्होंने पाकिस्तानी फौज के इतने मार दिए। तो क्या वाकई में बलूचिस्तान में कोई जंगे आजादी जिसको बोलते हैं, वो जंगे आजादी हकीकी मायनों में चल रही है, या ये स्मगलिंग माफियाज हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को तकसीम किया हुआ है आपस में, और ये अंडर द गाइस ऑफ जदोजहद आजादी जो है, ये स्मगलिंग और माफिया और इस किस्म के काम हो रहे। इस पे भी सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा तो कोई, देखे ना, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है बलोचों के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया सर। मेरा तो कोई राब्ता नहीं है बलोचों के साथ, क्योंकि वो उधर लड़ रहे हैं, हम तो उनकी खबर पढ़ते हैं कि बीएलए ने इतने जगह पे हमला कर दिया, चेक पोस्टों पे फलां जगह पे बीएलएफ ने कर दिया, फलां जगह पे रिपब्लिकन गार्ड वालों ने कर दिया। भाई ये कौन है रिपब्लिकन गार्ड वाले, ये कौन है बीएलएफ वाले, ये कौन है बीएलए वाले? मैं तो इनको नहीं जानता। और फिर ये अगर वाकई हकीकी जंग आजादी है, तो फिर ये मास मूवमेंट से डिस्कनेक्टेड क्यों है? ग्वादर में जो हकूक खल्क के नाम पर जो तहरीक चली है हिदायतुल्लाह की, उसके साथ ये हिदायतुल्लाह, उससे ये जुड़ क्यों नहीं रही ये चीज? ये जुड़ क्यों नहीं रही उससे? सही कह रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये आपस में क्यों नहीं जुड़ रही? तो ये अब एक आजादी की लड़ाई से ज्यादा ये एक इरिटेंट की शक्ल इख्तियार करती जा रही है ना। एक इरिटेंट है, एक मुसलसल इरिटेंट है कि जी इधर मार दिया, उधर हमला कर दिया, इधर ये कर दिया, उधर वो कर दिया। तो वो जो जंग आजादी के जो अनासर तरकीबी होते हैं, जिसमें अवाम और गुरीला जो तंजीम होती है, उसके दरमियान एक ताल्लुक होता है एक, और फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है, सिविल नाफरमानी आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है। कुछ मिसिंग तो नहीं? मैं अपने आप से सवाल करता हूं, एम आई मिसिंग समथिंग हियर? यू नो, एम आई मिसिंग समथिंग?
Have I got too much carried away with this Baloch independence movement and Baloch glorification of the Baloch guerrilla struggle? क्या मैं बहुत ज्यादा कुछ जरूरत से ज्यादा कैरिड अवे तो नहीं हो रहा? रुको रुको सही रुको, इसको दोबारा एग्जामिन करो, खासतौर पे आज की खबर के बाद। कैसे मुमकिन बिल्कुल है सर। भाई? आप एक मुझे यू बताएं, इंडिया इनको असला नहीं दे रहा, ठीक है, बिल्कुल सही। इंडिया बलोचों को असला नहीं दे रहा, ठीक है ना, वरना ये कोई बात है बॉर्डर जो, ही नहीं है ना, बॉर्डर ही कहीं नहीं बनता उनके ठीक साथ, है, तो कहां से वो आएंगे? चलो ईरान के रास्ते ही दे दे, लेकिन वो भी नहीं जी, हो रहा, वहां से तो तेल आ रहा है। और बिल्कुल तेल आ इतना रहा भी है। इनको पता है, इनको इतना भी पता है कि कितने हजार लीटर आ रहा है यार। 3 अरब जो है 3 3 अरब बिलियन लीटर पर लीटर, इनको एनम। ये भी पता है, ये इनको पता है, 25%। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कहां से तो गोली आ रही है, बंदूक, वो सारा तो ये बिल्कुल तालिबान से ले रहे हैं। 25% ऑफ द टोटल हमारी जो यूजेज है, हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें से 25% ईरान का स्मगल शुदा आता है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। और जो मुझे स्मगल आप कर रहे सीधा हैं। मेरे सिंपल सवाल का जवाब दें जी। कि जनाब, जब हमें ये हम इनको पता लग जाता है कि कितने अरब लीटर तेल आ रहा है, और हालांकि कहां वो से मैंने किस देखे तरीके से हैं, आ रहा है? वो प्लास्टिक के मैंने देखे हैं, वो प्लास्टिक कैन्स में के जो आते हैं, प्लास्टिक के कैन्स में आते हैं, ब्लू कैंस में कलर के। आते हैं, वो मैंने देखा हुआ है, मैं गया हूं बिल्कुल ठीक, बलूचिस्तान, वो बिल्कुल सड़कों पे देखा। लेके खड़े होते हैं, आप डलवाएं वहां पे बेशक, जाके डीजल बेशक, पेट्रोल। बिल्कुल सही। मेरा सवाल ये है कि ये बलोच जो है, अगर ये तालिबान से असला खरीद रहे हैं, वो वाला जो अमेरिकन छोड़ गए, मैं मानने के लिए तैयार हूं, ठीक है, उनसे ले रहे होंगे क्योंकि बॉर्डर मिलता है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि वो को मुफ्त थोड़ी दे रहे हैं इनको, कभी नहीं। वो पैसा कहां से जनरेट हो रहा है? कहां से क्या वो जनरेट हो पैसा स्मगलिंग से आ रहा है? रहा? यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत मैंने जरूरी। सेंट्रल देखे, फखर भाई, जी जी। बलोचों को सलाम है, बलोचों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर हम हमेशा आवाज उठाते हैं। बेशक मैं उठाइए सर, मैं बिल्कुल सही यहाँ बिल्कुल ही एक नए पर्सपेक्टिव से आज आपके प्रोग्राम में बलोच मसले पे बात कर रहा हूं। मैंने जो लैटिन अमेरिकन जो स्ट्रगल्स हैं, इनका मैंने मुतालिया किया है। निकरागुआ, कॉन्ट्रा रेबल्स जो थे होंडुरास में, उनका, बोलीविया, चिली, वेनेजुएला, यहाँ पे कैसे सीआईए ने जो है काम किया है, और कैसे यहाँ पे जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनको कैसे ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व किया है, और उस ड्रग ट्रेड की मनी से पूरे इलाके में जो है वो एक इंस्टेबिलिटी लेके आए हैं। ओके। तो मेरे राइट। लिए ये कोई नई बात नहीं होगी एग्री कि सर। अगर मुझे कल ये पता चले कि जी फलां फलां जो बलोच हैं वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं इन द गाइस ऑफ जंग आजादी। बेशक। मैं गलत बिल्कुल हो सही। सकता हूं, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक कि हमें ये एवेन्यू भी एक्सप्लोर करना चाहिए बहुत कि जरूरी है। ये कौन है, ये कौन हम्म। है जो बलूचिस्तान की जंग आजादी के नाम पर बलूचिस्तान की तकदीर के फैसले को किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचा पा रहे? क्या वो राइट। इसी स्टेटस को में खुश हैं कि ये ऐसे ही चलता रहे, स्मगलिंग चलती रहे, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, और इसमें जो बड़े जर्नैल हैं वो भी शामिल है जो कहते हैं ठीक है 4 सिपाही हमारे मर गए, कोई बात नहीं, ड्रामा कर दो इधर के हमने एक्शन किया, ड्रामा कर दो इधर के हमने ऑपरेशन किया। जी। आई डोंट नो, लेकिन वी हैव टू रीविजिट द एब्सोल्युटली राइट। ऑनगोइंग बलोच बेशक। डिस्टर्बेंस। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा रुख करते हैं चित्राल का। और तोरखम बॉर्डर आज 5वें रोज भी बंद था। बल्कि आज स्टेटमेंट आया है फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद का, और उन्होंने बड़ा रिएक्शन शो किया है। जो स्टेटमेंट आमिर खान मुत्तकी के ऑफिस से, यानी फॉरेन ऑफिस ऑफ काबुल से इशू हुआ, और उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसा हुआ नहीं है, आपने क्यों बॉर्डर को बंद करके रखा हुआ है। तो उस पे उन्होंने रिएक्शन दिया कि जी आपने हमारे लोग मारे हैं चित्राल में, और जो कुछ हो रहा है चित्राल में तो यकीनन उसमें अफगान, उन्होंने फौज का वर्ड यूज किया है। हालांकि वो अफगान तालिबान है, उनकी अपनी फौज यकीनन मौजूद है बॉर्डर्स पे भी, और इंटरनल सिक्योरिटी को भी वो कवर करते हैं। सर क्या कहेंगे इस सिचुएशन के हवाले से, कैसा देख रहे हैं? देखें, अगर तो मैं इसमें ये कहूँ कि इसका कसूर है और उसका कसूर है, मैं यहाँ कोई जज बैठ के बिल्कुल ठीक यह कह रहे हैं सर। फैसला तो नहीं दे रहा, राइट सर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे अफसोस है इस बात का कि पाकिस्तान की सरकार में इतनी समझ नहीं है, या इतनी, देखें, एक जुर्रत भी तो होती है ना, माफी मांगना जो है ना, माफी मांगने वाला बुजदिल नहीं हो जाता इंसान माफी मांगने से अपनी गलती की।
एग्री सर। बुजदिल नहीं हो जाता, उसकी बल्कि इज्जत बढ़ जाती है। जी ठीक बिल्कुल। है, बात यह कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए, और वो माफी मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो वॉर ऑन टेरर के नाम पर उसने अफगानी अवाम के खिलाफ जो है वो 1978 से एक जंग मुसल्लत की, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अफगान मारे गए, जिसमें अफगान की मीशत तबाह की, जिसने अफगान की सकाफत तबाह की, जिसने अवाम माशरे को तबाह बर्बाद करके रख दिया, जिसने लाखों की तादाद में अफगानियों को अब महाजर होने पे मजबूर कर दिया कि आज उनकी औलादे जो हैं वो यहाँ पढ़ लिख के कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट कोई कुछ बन गया है, जिनको अपने मुल्क का पता ही नहीं है, ना वो कभी वापस जाएंगे अफगानिस्तान में रहने के बिल्कुल लिए। ठीक। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो है वो माफी मांगनी चाहिए, ऑफिशियल माफी शुड कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट। और माफी का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए पार्लियामेंट में। उसके बाद जो है ये टीटीपी बॉर्डर सर। इश्यू जो है अफगानिस्तान के साथ, इसके ऊपर बैठकर संजीदगी से बात करनी चाहिए, ये ओपन कर देना चाहिए बॉर्डर। जी अफगानिस्तान बिल्कुल। पाकिस्तान के बॉर्डर का मकसद क्या है? वैसे ही कोई बॉर्डर नहीं है, देखो ना, 2000 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है, बिल्कुल है। जिधर से मर्जी बिल्कुल कोई है। आ जाए चला जाए, पहाड़ी टापना है ना। बिल्कुल ठीक। तो आप ऐसे ही 1000 मील किलोमीटर पे वो फेंस बना के तो बिल्कुल है। खुद खुद गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि जी हमने बॉर्डर बनाया, हम सिक्योर है। व्हाट नॉनसेंस। तो लेकिन सर अफगानिस्तान टीटीपी का, सर टीटीपी, टीटीपी। देखें जी, टीटीपी का मसला जो है वो सिंपल है। वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान फौज निकल जाए, बॉर्डर का मसला हल हो, सिंपल एज दैट। और टीटीपी खुद भी तो ड्रग के उसमें इन्वॉल्व है ना, प्रोडक्शन, जी डिस्ट्रीब्यूशन। जी। तो ये कार्टेल्स हैं, और ये आर्म्ड हैं, जैसे नोरेगा था बिल्कुल। पनामा का, आर्म्ड, जैसे वो एस्कोबार था गालबन चिली का या जी जी बोलिविया का, जी। जो ड्रग्स, तो वो पॉलिटिक्स में आते हैं, वो फिर प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। यही तो जी पिछले 20 साल पहले जो मसला था वो यही था कि कॉरपोरेशंस और रियासत मर्ज हो गई थी, यानी जो हम्म। प्राइम मिनिस्टर है किसी मुल्क का, वो किसी कॉरपोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठा हुआ है, ओके। जैसे डिक चेनी था, जैसे ये लोग थे, जो कोलिन पावल है, ये जी सब जी जी। ये मुख्तलिफ बोर्ड ऑफ अमेरिकन। डायरेक्टर। तो उस पे लोगों ने किताबें लिखी थी कि द द द the fine line between state and corporate interests have merged together, लिहाजा कॉरपोरेशनें मुल्कों की फौजों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक। क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो बैठे। ओके। उसी तनाजर में फिर मिडिल ईस्ट में जितनी फौज गई है अमेरिका की और बरतानिया की, और उन्होंने वहां के ऑयल फील्ड्स पे जो कब्जा किया है और जो वहां तहस नहस किया है, और अभी तक है वो वहां पे अमन नहीं आया, इसी उसको इसी तनाजर में देख रहे हैं, फाइन। to बिल्कुल सही। use state machinery for the benefit of corporations. ओके सर। अच्छा बिल्कुल सर, लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे G20 में मोहम्मद बिन सलमान साहब और दुनिया के बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट वो आए थे। लेकिन पाकिस्तान में इंतज़ार ये हो रहा था कि शायद पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो जाते हुए पाकिस्तान चक्कर लगाएंगे, 4 से 6 घंटे का विजिट करेंगे। फिर इंतज़ार था कि शायद आते हुए यानी दिल्ली जाते हुए नहीं आए, तो अब शायद दिल्ली से जद्दा जाते हुए फिर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। लेकिन दोनों सूरतों में वो नहीं हुआ। और कल जो मीटिंग हुई थी बल्कि 1-2 दिन पहले फ्राइडे को, तो उस दिन भी ये बात हुई कि जिस सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं है, बहुत सारे गिले-शिकवे हैं उनके, बड़े सारे कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। क्या देख रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से G20 को ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पे होस्ट किया, और फिर उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान यानी उन 20 लीडर्स में से एक थे कि वो भी पाकिस्तान नहीं आए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि दुनिया भर के जो ये G20 के लीडर हैं, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड पे एग्री किए हैं, कोई फुट नोट नहीं है, कोई उसके अंदर या एतराज नहीं है, कोई कुछ नहीं। और बिल्कुल।
पहले ही दिन वो कर दिया, जो आखिरी दिन होता है वो पहले दिन कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि देयर वाज अ कंसेंसस, उस पे 200-250-300 इंडियन डिप्लोमेट्स भी काम कर रहे थे, तो वो कंसेंसस एक उन्होंने डेवलप कर लिया डेवलप था। किया। G20 से पहले ही वो डेवलप हो चुका था। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये इन बातों में, हाँ जी ठीक है, बैठो जी, अब बात करें। तो उसके बाद सारों ने बैठ के बात की, तो क्या बात की? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और सबसे बड़ी 2-3 इसमें जो बातें नोट करने वाली हैं वो ये हैं, अब ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई इसको ग्लोरीफाई कर रहा हूं, हो सकता है ये ना हो, लेकिन जी, जो हुआ वो यही है कि उन्होंने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा आपस में। ओके, एक दूसरे से तो बाहर नहीं करते ये मुल्क जो है, कहते जी, हैं पता नहीं ये क्या क्या है, कुछ रहा है कर कुछ ना दे, जी, ये जी, ट्रस्ट डेफिसिट है। जी, बिल्कुल, दूसरा जो अफ्रीकन यूनियन को बीच में परमानेंट मेंबर बनाया G20 का। बिल्कुल अब ठीक। कहने को तो एक मेंबर बना है, लेकिन वो एक मेंबर के साथ 55 मुल्क जुड़े हुए हैं, 55 मुल्क जुड़े हुए हैं, पूरा जिसका कॉन्टिनेंट मतलब, है। हाँ जी, जिसका मतलब ये है कि इंडिया चाइना को, चाइना से के मुंह से उसने ये नवाला, शेर के मुंह से, ड्रैगन ड्रैगन के मुंह अफ्रीका से, का अफ्रीका का जो नवाला था वो ड्रैगन के मुंह से छीन रहा है। निकाल दिया है। बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तीसरी चीज जो ये सऊदी अरब से कनेक्ट कर रहे हैं, हाइफा पोर्ट इजराइल, और फिर यस, यूरोप आगे, पूरा मिडल ईस्ट और यूरोप। एग्री, तो एग्री। सी पैक तो बढ़ गया ना, खुडे लाइन हाँ, में। बिल्कुल कुडेला है। ठीक है, बिल्कुल उधर सही, से ये, उधर से बाईपास भी हो मार्ग गया, हो गया बाईपास। बाईपास। अब ये जो बनेगी रेल सऊदी अरेबिया में, कितने हजार मील की रेल बनेगी, जी, जी, ये सारी इंडिया बनाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, 10 साल लगेंगे इसको बनने में, पूरे प्रोजेक्ट को। बिल्कुल, तो बहुत 10 बड़ा साल, प्रोजेक्ट है। 10 साल की रोटियां तो आ गई ना घर में। बहुत 10 अच्छी साल की सारा रोटियां स्टाफ, तो आ गई। लेबर आ से गई सब। लेके हाई लेवल तक। हाँ, आ गई। अच्छा, अब आप जबरदस्त। चले इधर, क्या नाम है इसका, ये कौन हो सा गया, दूसरा? सी पैक का हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब आप ये चलें कि उन्होंने कहा जी कोई किसी को न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा, हम्म, टॉलरेट नहीं की जाएगी। तो कौन देता है यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ये न्यूक्लियर बमों की धमकी? इमरान खान, पाकिस्तान। हाँ, ठीक बिल्कुल। है, फिर उन्होंने कहा कि किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है उसको नहीं किया जाएगा वायोलेट। वायलेट नहीं किया जाएगा। नहीं, अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये रूस के लिए हुआ है जी, रूस को, ना ना, ये चाइना को काउंटर किया उसने ताइवान में, करके देखे अब ताइवान पे हमला चाइना नहीं कर हम्म, सकता, करेगा सही, तो सही, मारा जाएगा, बिल्कुल क्योंकि सही, पूरी G20 उसके मुखालिफ है। और जब बिल्कुल सही, यूक्रेन का मसला आया तो मोदी जी ने कहा कि ये यूनाइटेड नेशन के मुद्दे हैं, इनको यूनाइटेड नेशन को ही सॉल्व करने दें, ये एग्जैक्टली। G20 का मुद्दा ही नहीं है। आई बिल्कुल समझ। सही, एग्री, लेकिन बिल्कुल। लेकिन साथ में टेरिटोरियल और इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, ये भी मंजूर करवा लिया उस डिक्लेरेशन में, जहां एक तरफ ताइवान, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो कब्जा है कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे। जी, तो सही। अभी धीरज रखें, अभी जरा रिलैक्स करें, एंजॉय करें, अच्छी सी मूवी सही लगा के देखें। है। हाँ, और बिल्कुल अभी सही, देखें क्या होता है। बिल्कुल सही है। हाँ, जी, बिल्कुल जी, डॉक्टर बिल्कुल। साहब, जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपकी बात सही है। बस सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान का मुझे ये देखना होता है, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को, कि इस सारे सीन में हम किधर खड़े हैं। बस वही हमारे सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं कि मुद्दा बहरहाल आप जो। जहां भी खड़े हो, आप जहां भी खड़े हो, पासपोर्ट और वीजा लेके खड़े हो। चाहे बिल्कुल, इस्लामाबाद खड़े हैं, चाहे लाहौर खड़े हैं, चाहे पेशावर खड़े सही हैं, है सर। पासपोर्ट और बिल्कुल, वीजा हाथ में लेके खड़े हो बस। रेडी होना चाहिए, रेडी होना हाँ, चाहिए। और बस। ये डॉक्टर साहब ने ये मतलब आज क्या है, मुझे और भी बहुत सारे लोगों ने सेम मशवरा दिया। लेकिन खैर एनीवे, देखना ये है कि पाकिस्तान क्या करता है इन सारे से मतलब सिचुएशन में या सारे सिनेरियो में। देखना पड़ेगा कि अपनी पॉलिसी के ऊपर कोई काम करता है, रिव्यू करता है, या कहते हैं यार जैसी थी वैसे ही चलेगी, बिज़नेस एज़ यूजुअल चलेगा। तो फिर वही होगा जो कुछ हमें आज देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।